लगता है कि तुम गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स को अच्छी तरीके से जानते हो। मतलब सारी टाइमलाइंस क्लियर है, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसने किसको मारा, सब कुछ सेट है दिमाग में। तो भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, ये घमंड जल्दी ही टूट जाएगा क्योंकि चीजें ना उतनी सिंपल, ये एक्चुअली में एक मिसिंग लिंक जैसा है। मतलब जो चीजें हमने पहले देखी है उनके बीच में जो गैप था ना, ये उस गैप को जरूर फिल करता है। और जब ये चीज समझ आती है तब रियलाइज होता है कि टाइमलाइन थे और जो डिसीजंस तब लिए गए थे उनका इफेक्ट हजारों साल तक चला था। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, सीधे ओरिजिन से। तो हम जाने वाले हैं लगभग 12,000 साल पीछे, उस टाइम पर जब वेस्टेरोस पे इंसान तो थे ही नहीं। ये पूरी जो जमीन थी ये चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स की थी। तो चिल्ड्रंस बेसिकली एक मैजिकल रेस थी। मतलब ये लोग नेचर से लिटरली ही कनेक्टेड थे। वेयरवुड ट्रीज उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो ओल्ड गॉड से उनका एक लिंक था। इसलिए जब भी हम रेड लीव्स और व्हाइट ट्रंक वाले ट्री देखते हैं ना नॉर्थ में, वो कोई रैंडम एस्थेटिक चॉइस नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी हिस्ट्री है। इसके बाद एंट्री होती है फर्स्ट मैन की। ये एसोस से आए थे, आर्म ऑफ डॉन क्रॉस करके। और हाँ, इनके पास ब्रोंज वेपन्स थे, मतलब प्रॉपर प्रिपेयर्ड थे ये सेटल होने के लिए। ये यहाँ रहना चाहते थे और इस एरिया को अपना बनाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इन्होंने वेयरवुड ट्रीज को काटना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप चिल्ड्रन हो और कोई आपके सेक्रेड कनेक्शन ही तोड़ने लगे तो ऑब्वियसली वॉर तो होगा ही। इसी वजह से चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने अपनी पूरी मैजिकल पावर ही लगा दी। और कहानियां तो ये भी बताती हैं कि उन्होंने खुद आर्म ऑफ डॉन तोड़ दिया, जो आज हम स्टेपस्टोन्स के नाम से जानते हैं। मतलब पूरा लैंड मास तोड़ दिया। सोचो कितनी ज्यादा पावर थी उनमें। लेकिन वॉर फाइनली एंड भी हुआ था आइल ऑफ फेसिस पर एक पैक्ट के साथ में। ओपन लैंड जो था वो फर्स्ट मैन के लिए हो गया और जो फॉरेस्ट थे वो चिल्ड्रन के लिए हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि फर्स्ट मैन ने ओल्ड गॉड्स को ही अडॉप्ट कर लिया। और इस समय जो फाउंडेशन जो रखी गई थी ना, वही आज भी नॉर्थ के कल्चर में दिखती है। स्टार्क लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं लॉन्ग नाइट की, यानी कि ऐसा इवेंट जिसका नाम सुनते ही ठंड लग जाती है। तो एज ऑफ हीरोज के बाद, यानी कि लगभग आज के टाइम से, गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम से 1000 साल पहले आई थी लॉन्ग नाइट। और ये नॉर्मल सर्दियां नहीं थी भाई, ये वो सर्दी थी जो एक सीजन नहीं एक जनरेशन तक चली थी। मतलब लोग पैदा हुए, बड़े हुए और उन्होंने सिर्फ अंधेरा ही देखा, और इसी अंधेरे के साथ आए थे व्हाइट वॉकर्स। तो शो में हमें बताया गया था कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने ही इन्हें क्रिएट किया है फर्स्ट मैन से बचने के लिए। एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन समझ लो आप इस चीज को। तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये वेपन कंट्रोल से बाहर ही चला गया। अब बुक्स में वैसे अभी ये चीज फुली क्लियर तो नहीं है, मतलब वहां व्हाइट वॉकर्स का ओरिजिन अभी थोड़ा मिस्टीरियस है। शो में तो बता दिया गया है। अब थ्रेट इतनी बड़ी थी कि जो लोग पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब उनको साथ में आना पड़ा। पूरा वेस्टरोस यूनाइट हुआ इस चीज के लिए, और इस बैटल को नाम दिया गया था बैटल फॉर द डॉन। यहाँ एक कैरेक्टर मेंशन होता है, लास्ट हीरो, जिसने लीड किया था इस रेजिस्टेंस को व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट। और जब फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होता है, तब ब्रैंडन द बिल्डर ने बनाई थी वो वॉल, जो कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखी है। 700 फीट ऊंची वॉल थी, और इसमें सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं थे, इसमें मैजिक भी डाला गया था। तो ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये बड़ा ही मैजिकल कंस्ट्रक्शन था। और इसी टाइम पे नाइट्स वॉच भी एस्टैब्लिश हो गई थी। मतलब एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप इस चीज को, जो कि सिर्फ इसलिए बनाई गई कि अगर ये थ्रेट कभी वापस आता है तो कोई तो टीम हो जो रेडी हो इसे फेस करने के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो पूरा इवेंट है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में ये सेम थ्रेट वापस से आता है, यानी कि 8000 साल बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। तो यहाँ पर लूप में ही चल रहा था सब कुछ। एनीवे, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एंडल्स और जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था। तो लगभग 6000 साल पहले एंट्री होती है एंडल्स की, और ये लोग भी एसोस से ही आए थे। लेकिन ये फर्स्ट मैन जैसे सिंपल तो नहीं थे, इनके पास में आयरन वेपन्स थे। मतलब टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इनकी अपग्रेडेड थी, क्योंकि ये बात ना लॉन्ग नाइट के 2000 साल बाद की है। और साथ में ये लोग फेथ ऑफ द सेवन को भी लेकर आए थे, एक मतलब नया रिलीजन कह सकते हो। और जब ये लोग सदर्न वेस्टरोस में घुस गए थे ना, तो इन्होंने सिर्फ टेरिटरी पर कब्जा नहीं किया, इन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। इन्होंने कल्चर को रीसेट ही कर दिया। यानी कि आज हम जो नाइटहुड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में, या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन में, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो मिडिवल वाइब थी गेम ऑफ थ्रोन्स में, वो सब कुछ एंडल्स की ही देन है। क्योंकि ये लोग सिर्फ लड़ाई लड़ाई में नहीं, ये लोग आइडियोलॉजी में भी बिलीव करते थे। पर एक जगह थी जो इनके इन्फ्लुएंस से बच गई, और वो थी नॉर्थ। नॉर्थ ने एंडल्स को अंदर घुसने ही नहीं दिया। वहां फर्स्ट मैन की ब्लड लाइन और ओल्ड गॉड्स का फेथ सरवाइव कर गया। और ये जो नॉर्थ और बाकी वेस्टरोस का जो डिफरेंस है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हाँ, नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकली ऑब्वियसली नॉर्थ में है, तो काफी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है। तो एंडल इन्वेजन के बाद सेवन किंगडम्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। अलग अलग किंगडम्स बनाए गए, उनको अपने अपने किंग
वार्निंग दिए गए और ये सब कुछ पीसफुल ही चल रहा था। वॉर मोड में तो कभी गया नहीं जब तक कि ड्रैगन्स की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि ड्रैगन्स आ गए और फिर गेम चेंज ही हो गया। अब बात कर लेते हैं डूम ऑफ वलेरिया की। तो वापस से एसोस चलते हैं। वहां एक एम्पायर था जो लगभग 5000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहा था। नाम था वलेरियन फ्रीहोल्ड। और इनको पावरफुल क्या बनाता था? सिंपल सा जवाब है ड्रैगन्स। 14 फ्लेम्स नाम के वोल्केनो रीजन में इन्होंने ड्रैगन्स डिस्कवर किए और फिर उनको अपना पालतू भी बना लिया। और जब तुम्हारे पास ड्रैगन्स हो ना, तो बाकी सब किंगडम्स तो डर ही जाएंगे यार, ऑब्वियसली वो साइड कैरेक्टर्स ही बन जाते हैं। तो ड्रैगन्स लेने के बाद में वलेरियंस ने डोमिनेट किया, रूल किया, सब कुछ किया, राज चलाया अपना। उनकी सिविलाइजेशन भी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि आज भी वलेरियन स्टील को बेस्ट माना जाता है। यानी कि हर लेजेंडरी स्वॉर्ड जो हमने स्टोरी में देखी है, जिसका मेंशन हुआ है, उसके पीछे वलेरिया का ही हाथ होता है। यानी देख रहे हो कि उनका मैजिक और उनकी टेक्नोलॉजी दोनों टॉप टियर के थे। और फिर आता है वो इवेंट जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो 102 बीसी में हुआ डूम ऑफ वलेरिया। अब बीसी क्या है? बिफोर कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक ही रात में वोल्केनोस फट गए, पूरा जो रीजन था ना वो तबाह हो गया। और सबसे खतरनाक बात कि एग्जैक्ट क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं, ये मिस्ट्री है। वो नेचुरल डिजास्टर था कि वहां पर मैजिक ने बैकफायर कर दिया या फिर कोई और एक्सीडेंट हुआ, किसी को नहीं पता। पर यहाँ पर ना सब लोग नहीं मरे, एक फैमिली थी वो बच गई, हाउस टारगेरियन। क्योंकि डेनिस द ड्रीमर नाम की लड़की ने डूम का सपना देखा था और उसके फादर एनर ने रिस्क लिया, पूरी फैमिली को ड्रैगन स्टोन शिफ्ट कर दिया। और ये सब हुआ था डूम ऑफ वलेरिया के 12 साल पहले, यानी कि वो 12 साल पहले ही निकल लिए वहां से। और सोचो अगर वो सपना इग्नोर कर दिया जाता तो आज कोई टारगेरियन ही जिंदा नहीं होता, कोई ड्रैगन ही नहीं होता, ड्रैगन्स कभी वेस्टेरोस नहीं पहुंचते, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एक डिसीजन था ना, इसने पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। और हाँ, ये जो टारगेरियंस थे अब ये दुनिया के लास्ट ड्रैगन लॉर्ड्स बचे थे और अब उनका फोकस वेस्टेरोस की तरफ था। अब उस कॉन्क्वेस्ट की बात कर लेते हैं जिसका मैंने अभी मेंशन किया था। तो वेस्टेरोस में आता है एगोन टारगेरियन अपनी 2 बहनें विसेन्या और रेनिस के साथ में, और 3 ड्रैगन्स भी लेकर आता है। वो क्या करने? वेस्टेरोस को कॉन्कर करने। और ये कोई छोटा मोटा कैंपेन नहीं था। बेलेरियन, वेगार और मरैक्सिस 3 न्यूक्लियर लेवल के ड्रैगन्स थे, मतलब न्यूक्लियर वेपन लेवल के। तो जिस साल वो आया था उस साल को कहते हैं 0 AC, यानी कि आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। तो अब से जो भी ईयर मेंशन किया जाएगा वो AC की टर्म्स में मेंशन किया जाएगा। तो फील्ड ऑफ फायर नाम की बैटल हुई थी, उसमें पूरी आर्मीज लिटरली जल के खत्म हो गई। इतना खौफ पैदा हो गया था एगोन का और उसकी बहनों का कि सारे किंग्स ने सोचा कि रहने दो, सरेंडर ही कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह थी, यानी कि डॉन, वहां के लोगों ने प्रॉपर रेजिस्ट किया था, वो लोग कभी झुके ही नहीं। और फिर एगोन ने आयरन थ्रोन बनवाया डिफीटेड एनिमीज की स्वॉर्ड से। तो सिंबोलिज्म देख रहे हो कि उन लोगों की हार इसकी कुर्सी बन गई। और किंग्स लैंडिंग भी तभी एस्टैब्लिश हुआ था और पहली बार वेस्टेरोस टेक्निकली एक यूनाइटेड रियम बन गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पहले 100 साल तो काफी स्टेबल रहा था सब कुछ। फिर आता है वो इवेंट जिसका सीजन 3 आने वाला है। तो विसेरिस 1 ने अपनी बेटी रेनेरा को एयर डिक्लेयर किया, जबकि उसे ये पता था कि एयर तो ऑब्वियसली मेल लाइन से होते हुए जाता है। और साथ ही में हमने तो कंफ्यूजन भी देखा है एगोन के नाम वाला शो के अंदर, वो बुक में मेंशन्ड नहीं है। तो जब विसेरिस 129 AC में मर गया तो बस फिर वॉर तो गारंटीड ही था। रेम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ब्लैक्स जो रेनेरा को सपोर्ट करते थे और ग्रीन्स जो एगोन 2 के साथ थे। और सबसे ट्रैजिक पार्ट क्या था कि ड्रैगन्स ने ही ड्रैगन से लड़ाई कर ली, मतलब जो चीजें उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो डिस्ट्रक्शन का रीजन बन गई। इसके बाद क्या होना था, इस सिविल वॉर की वजह से सारी फैमिलीज टूट गई, इनके आपस में जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया, अलायंसेस खत्म हो गए। और एक थीम जो शो ने बहुत सटली दिखाया है वो ये कि ड्रैगन्स कभी फुल्ली कंट्रोल में ही नहीं थे। लोग सोचते थे कि ओके जो इनका वेपन है वो ड्रैगन है, पर एक्चुअली में ड्रैगन तो अपनी मर्जी के मालिक थे। और जब वॉर खत्म हुआ ना तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था और ज्यादातर ड्रैगन्स भी मर चुके थे। और जो आखिरी ड्रैगन था वो 153 AC में वो भी मर गया। और उस दिन से टारगेरियंस ने अपनी सबसे बड़ी पावर ही खो दी। अब उनके पास में ड्रैगन्स ही नहीं थे, अब उनको रूल करना था पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बलबूते पे। और इसके बाद आता है ब्लैक फायर रेबेलियन। तो 196 AC में पहला ब्लैक फायर रेबेलियन स्टार्ट होता है। और इसके पीछे जो बंदा है ना किंग एगोन 4, जिसको द अनुवर्दी कहते हैं, तो नाम से समझ जाओ क्यों कहते हैं। तो डेथ बेड पर बंदा एक डिसीजन लेता है, ऐसा डिसीजन जिसने सब कुछ चेंज ही कर दिया। वो अपने सारे बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज कर देता है, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि हाँ सब लीगल है, सब लोग एयर है मेरे। और ऊपर से ब्लैक फायर नाम की जो लेजेंडरी स्वॉर्ड थी ना उसके पास में, वो अपने बास्टर्ड बेटे डेमन को दे देता है, अपने लेजिटिमेट बेटे डेरन 2 को नहीं देता। और वॉर तो अब होना ही था। डेमन ब्लैक फायर ने थ्रोन ही चैलेंज कर दिया, प्रॉपर सिविल वॉर हो गया यहाँ पे। बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड में ब्लैक ड्रैगन मारा भी गया। ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे मैं किसी ड्रैगन के नहीं एक बंदे की बात कर रहा हूँ। तो स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद भी ना ये जो ब्लैक फायर रेबेलियन है ये 3-4 बार हुआ था अगले 60 सालों में।
और हर बार कहानी सेम थी, वॉर होता था, रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, लोग मारे जाते थे। और एक टाइम पर तो ये कोई वॉर भी नहीं रहा कि खत्म हो जाएगा, ये एक पैटर्न ही बन गया था और एक कांस्टेंट थ्रेट भी था टारगेरियन फैमिली के लिए। और ऑब्वियसली जब से पहला ब्लैकफायर रेबेलियन हुआ था, इसने टारगेरियन फैमिली को वीक तो कर ही दिया में था। इस वक्त किंग डेरन 2 रूल कर रहे हैं। रेम स्टेबल है, पर ऑब्वियसली स्टेबिलिटी भी ज्यादा टाइम रहने नहीं वाली, मतलब अगर कुछ भी हुआ ना तो पूरा सिस्टम मिल जाएगा। और इसी बीच एशवुड टूर्नी जैसा इवेंट भी होता है और टूर्नामेंट्स में नाइट लड़ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर एक पॉलिटिक्स भी चल रही है जिसका पर्सपेक्टिव फिलहाल तो दिखाया नहीं गया। एनीवे 209 एसी में भी एक नई चीज स्टार्ट हो जाती है, ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस, एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे वेस्टरोस को बर्बाद कर दिया। इस सिकनेस ने वेस्टरोस को ये याद दिलवाया कि कभी कभी जो आपका दुश्मन है ना, आप उसको स्वॉर्ड से नहीं हरा सकते, और जब लीडरशिप वीक हो जाती है तब ऐसी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम तक तो ड्रैगन्स खत्म ही हो चुके थे, टारगेरियंस के पास में अब वो अल्टीमेट वेपन ही नहीं था, अब उन्हें सिर्फ नाम के भरोसे रूल करना था। तो ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस को तो हमने अभी तक नाइट ऑफ द सन किंगडम्स में नहीं सुना है, लेकिन इसी समय सर डंकन द टॉल और उसके स्क्वायर एग का इंट्रोडक्शन होता है। और ऑनेस्टली ये दोनों इस स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये लोग ना थ्रोन में बिलीव ही नहीं करते, ये लोग बहुत ग्राउंडेड है। ये लोग गाँव में घूम रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, नाइट बनना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है ही कर रहा था। लेकिन इस एशवुड टूर्नी के लगभग 50 साल बाद में एक ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल। अब यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक किंग के द्वारा, उसका गोल सिंपल था, उसको ड्रैगन्स वापस लाने थे। तो वो वाइल्ड फायर का यूज करता है, कुछ बड़ा अटेम्प्ट करता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकल गया, चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई और इवेंट कैटास्ट्रोफिक बन गया। और उस इवेंट में ना रॉयल फैमिली के काफी लोग मारे गए थे। लेकिन जिस दिन ये सब लोग मरे थे उसी दिन प्रिंस रेगार भी पैदा होता है। प्रिंस रेगार के पैदा होने के साथ ही प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड वाली प्रोफेसी भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ट्रेजेडी और प्रोफेसी एक ही दिन पे स्टार्ट हो गई। ये जो प्रोफेसी थी ना, इसने रेगार की लाइफ को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन इसके बाद आता है मैड किंग का टाइम, यानी कि एरेस 2, जो कि इनिशियली तो ऑब्वियसली नॉर्मल आदमी था, लेकिन धीरे धीरे वो भी पागल सा होता गया। जो कि कहते हैं ना कि टारगेरियन ब्लड में ही कुछ ऐसी चीज है कि आधे से ज्यादा टारगेरियन तो पागल निकलते हैं। और जब भी एक टारगेरियन पैदा होता है तो भगवान कॉइन फ्लिप करते हैं और दुनिया अपनी सांस रोक के रखती है। एनीवे 277 एसी में डिफायंस ऑफ डस्कनडेल के बाद उसका दिमाग तो प्रॉपरली अनस्टेबल हो गया था, तब से वो परमानेंटली पैरानॉइड ही हो गया, हर जगह उसको दुश्मन दिखने लग गए और वाइल्ड फायर का ऑब्सेशन अलग लेवल पे चला गया था उसका। अब ये पागलपन होते होते 3-4 साल बीत जाते हैं और 281 एसी में एक टूर्नामेंट होता है हैरनॉल में। यहाँ पर रेगार ने क्या किया कि इसकी लव स्टोरी स्टार्ट कर दी उसने लियाना स्टार्क के साथ में, नेड स्टार्क की बहन के साथ, और 2-3 साल बाद में वो उसको लेके भी चला जाता है। और यहाँ पर चीजें और भी खराब होने लग जाती है। मैड किंग ब्रेंडन और रिकर्ड स्टार्क को मार देता है, यानी कि नेड स्टार्क के भाई और बाप को। इसके बाद में रॉबर्ट बराथियन, नेड स्टार्क और दूसरे लॉर्ड्स रेबेलियन शुरू कर देते हैं। बैटल ऑफ द ट्राइडेंट में रॉबर्ट रेगर को मार देता है। टाइविन लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग को कब्जे में कर लेता है और जेमी लैनिस्टर मैड किंग को मार देता है, जबकि वो खुद किंग्स गार्ड था, इसलिए उसे किंग्स लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। और फिर हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा ही है कि विसेरिस और डेनेरिस यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं छुप के रहते हैं। एनीवे मैड किंग मर चुका था तो रॉबर्ट थ्रोन पे बैठता है और 300 साल तक जो टारगेरियन डायनेस्टी ने वेस्टरोस पे रूल किया था ना, वो ऑफिशियली यहाँ पर खत्म हो जाती है और गेम ऑफ थ्रोन्स यहीं से स्टार्ट होता है। तो 298 एसी में गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट होता है, यानी कि अब तक जो मैंने सब कुछ बताया था गेम ऑफ थ्रोन्स तो इसके बाद स्टार्ट होता है। इस समय रॉबर्ट बराथियन किंग है, लेकिन किंगडम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। व्हाइट वॉकर्स भी वापस आने वाले हैं और जो 8000 साल पहले हुआ था ना, वही थ्रेट फिर से आ रहा है। और दूसरी तरफ एसोस में डेनेरिस ने ड्रैगन्स भी हैच कर लिए हैं जो कि 150 साल से एक्सटिंक्ट थे, यानी कि हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट हो रही है और इस बार सुपरनैचुरल थ्रेट भी है। तो ये है गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की कंप्लीट टाइमलाइन, हजारों सालों की जर्नी। और जॉर्ज आर आर मार्टिन का जीनियस यही है कि उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया जहां हर इवेंट का वेट फील होता है और ये जो वेस्टरोस की दुनिया है ये इतनी अलाइव फील होती है। और पॉसिबिलिटीज ना अभी एंडलेस है, क्योंकि जो वेस्टरोस की दुनिया है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कॉर्नर में कोई ना कोई स्टोरी तो चल ही रही होगी, यानी कि और स्टोरीज भी आती रहेंगी फ्यूचर में शायद से, अगर जॉर्ज आर आर मार्टिन कुछ लिखते हैं तो। एनीवे आज के इस टाइमलाइन वाली वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी दुनिया से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं और भी ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं इसी चैनल पर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू आर सुपर पीस।